नमस्कार प्रिय भाइयों बहनों, श्री श्री आनंद मूर्ति जी पेज के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। और आज रविवार है। हर रविवार हम किसी न किसी स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिस्पेप्सिया, जिसे हिंदी में कहते हैं अजीर्ण। जो भोजन जीर्ण नहीं हुआ, पचा नहीं, उसे अजीर्ण कहते हैं। तो यह डिस्पेप्सिया जो बीमारी है, सबसे पहले तो यह जान लें कि जानेंगे कैसे कि हमें डिस्पेप्सिया है, अजीर्ण की बीमारी है। उसके कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण ये होते हैं कि जिसको डिस्पेप्सिया होता है उसके पेट में कब्ज तो होता ही है, बदबूदार गैस निकलती है। कभी कभी फटाफट पतला पैखाना होता है और वह चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। गैस बन जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, भोजन करने की इच्छाएं नहीं होती हैं। भोजन सामने रखा रहेगा, पेट लगता है भरा हुआ है। सुबह खाए हैं तो लगता है बिल्कुल शाम तक भरा हुआ है, और थोड़ा सा खा लेते हैं तो जरा सा झुकते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, लगता है भोजन ही बाहर हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं यदि हैं तो इसे कहते हैं डिस्पेप्सिया या अजीर्ण। उसमें मनुष्य चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाता है। भोजन पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है, पेट में गैस रहती है, मुंह में पानी आ जाता है और कब्ज भी रहती है, और किसी किसी को पतला पैखाना दस्त भी होता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसे कहेंगे अजीर्ण या डिस्पेप्सिया का रोग उसे हो गया है। वैसे यह रोग बहुत खतरनाक नहीं होता है, लेकिन यह रोग बहुत सारे रोगों को जन्म दे देता है। इसलिए इसकी चिकित्सा समय पर कर लेना उचित है। अब इसके कारण पर जाएंगे कि आखिर डिस्पेप्सिया रोग होता क्यों है, क्या कारण है। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो पेट में भोजन जाता है तो भोजन रस, सबसे पहले रस बनता है। आंत जो है हमारा उसे फिल्टर करके रस बनाता है, और रस बनाने के बाद रक्त बनता है। तो यदि हम फल मूल हरी साग सब्जी का व्यवहार अधिक करते हैं तब क्या होता है, अल्कलाइन फूड का व्यवहार यदि हम अधिक करते हैं तो जो रक्त बनेगा एक तो आसानी से पच जाएगा, और रक्त भी एसिडिक नहीं होगा, क्षारी होगा, अम्लीय नहीं होगा। तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम भोजन में तैली पदार्थ, मांस मछली का व्यवहार ज़्यादा करते हैं, एसिडिक फूड का, अम्लीय भोजन का व्यवहार जब ज़्यादा करते हैं, तब क्या होता है कि पाचक रस बनने के बाद भोजन करेंगे, सबसे पहले बनेगा रस, उसके बाद जो रक्त बनता है वो काफ़ी अम्लीय होता है। और जब अम्लीय होता है तो जो भोजन रक्त को परिष्कृत करते हैं यंत्र, जैसे प्लीहा है, आपका यकृत है, हृदपिंड है और मूत्राशय है, जो रक्त को परिशुद्ध करते हैं, परिष्कृत करते हैं, वो उनके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है, क्योंकि उनको ज़रूरत से ज़्यादा काम पड़ जाता है। क्योंकि रक्त में ज़रूरत से ज़्यादा अम्ल हो गया, तो जब ज़रूरत से ज़्यादा अम्ल हो गया तो उसे जितना कार्य करना चाहिए उससे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है,
हमारे परिष्कृत करने वाले रक्त को परिष्कृत करने वाले यंत्रों को। जब रक्त को परिष्कृत करने वाले यंत्रों को जरूरत से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो स्वाभाविक है वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है। और जब हम अल्कलाइन फूड लेते हैं, क्षारीय भोजन लेते हैं, तो हमारे ब्लड में क्षार की मात्रा अधिक होती, अम्ल की मात्रा कम होती है। जब अम्ल की मात्रा कम होगी तो हमारे जो रक्त को परिष्कृत करने वाले यंत्र हैं उन्हें ज्यादा कार्य करना नहीं पड़ेगा। जब जरूरत से ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा तब वो क्या होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कमजोर नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति से अगर जरूरत से ज्यादा उसकी क्षमता से अधिक कार्य ले लिया जाए तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब जैसे किसी की क्षमता है कि 40 किलो वजन को उठा सकता है, अब उसको आपने जबरदस्ती अगर 1 कुंटल का वजन लदा दिया है, जबरदस्ती लदा दिया है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो जो 1 कुंटल का वजन जो 60 किलो उसकी कैपेसिटी से अधिक उसके ऊपर लाद दिया गया है, वह उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। शरीर के किसी यंत्र को कमजोर कर सकता है, खराब भी कर सकता है, कोई नस उखड़ सकती है। इसलिए वैसे ही होता है, हमारे अंदर के जो यंत्र होते हैं उनकी सबकी कार्य करने की क्षमता होती है। प्रकृति ने जो भी हमें बॉडी के पार्ट दिए हैं वो हमें पूरा जीवन जीने के लिए दिए हैं। पूरा जीवन अगर हम यौगिक लाइफ स्टाइल में जीते हैं तो हमारे कोई भी पार्ट खराब नहीं होंगे। जैसे आंखों से हम जरूरत से ज्यादा काम ले लेंगे और इनकी केयर नहीं करेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, मोतियाबिंद हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। पहले के बुजुर्गों में देखते होंगे कि लोग 100 वर्षों तक जीते थे और उनके कोई भी पार्ट खराब नहीं होते थे। ना ही उनकी पाचन शक्ति खराब होती थी, ना ही उन्हें कब्ज की बीमारी होती थी, ना ही उनकी आंखें खराब होती थी, ना ही उनके दांत खराब होते थे। इसलिए आर्टिफिशियल कोई चीज बाहर से लगता भी नहीं था। तो अगर जरूरत से ज्यादा किसी भी पार्ट का, बॉडी के पार्ट का जब हम दुरुपयोग करेंगे तो बॉडी के पार्ट समय के पहले खराब हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। जब बॉडी के पार्ट कमजोर हो जाएंगे तब क्या होगा, फिर वहीं से बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अपना जो कार्य है वो नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो रक्त को परिष्कृत नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें जरूरत से ज्यादा अम्ल है। इसलिए अम्लीय फूड जो लोग ज्यादा लेते हैं, एसिडिक फूड, मांस मछली, तेल का व्यवहार ज्यादा करते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं, भूख न लगने पर भी खा लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होता है कि उनका भोजन ठीक से पच नहीं पाता है, अजीर्ण रह जाता है, पूरी तरीके से जलता नहीं है, पूरी तरीके से रस भी नहीं बन पाता है। तब हमारे जो यकृत है कमजोर हो जाता है, प्लीहा है कमजोर हो जाता है, हृदपिंड है कमजोर हो जाता है, मूत्राशय है कमजोर हो जाता है। तो यह जब कमजोर हो जाएंगे तो रक्त को परिष्कृत नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, तब वह रक्त जो है अम्लीय रक्त सारे शरीर में घूमेगा और पूरे शरीर के ब्लड को अम्लीय बना देगा और उस अम्ल के प्रभाव से हमारे शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां होंगी, क्योंकि यह रोग बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर देता है। और इसके साथ साथ जो भोजन पचा नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि पाचक रस अगर आपका ठीक से नहीं निकलेगा, आपने भोजन किया,
भोजन को ठीक से चबाए नहीं और अंदर डाल दिए हैं, तो दांत का काम अगर दांत से नहीं किए हैं, दांत का काम अगर आंत से ले रहे हैं, तो भी आंत कमजोर होगी। तब क्या होगा, हमारा पाचक रस जितना निकलना है वो तो निकलेगा, लेकिन वो पाचक रस पर्याप्त नहीं हो पाता है उस भोजन को जीर्ण करने में, पचाने में, क्योंकि भोजन एक तो अम्लीय है और उसके साथ साथ उसमें लार भी मिक्स नहीं किया गया है, लार की मात्रा भी बहुत कम दी गई है। मुंह में डाले हैं, 4-5 बार घुमाए हैं, अंदर डाल दिए हैं पानी के सहारे। तो पाचक रस भी एक तो कम निकलेगा, दूसरा है वह पाचक रस पर्याप्त नहीं हो पाएगा उस भोजन को पचाने में। लेकिन जो हमारा सिस्टम है एक सीमित समय तक ही अपने अंदर रखता है, जैसे अंदर जाएगा तो एक सीमित समय तक मशीन चलेगा, उस भोजन को पचाएगा, रस बनाने की कोशिश करेगा, जब नहीं बना पाएगा, उसका टाइम पूरा हो जाएगा, तब उसे आंत के रास्ते में डाल देगा। ये नेचुरली ये सिस्टम बना हुआ है। उससे क्या होगा, जो आंत के रास्ते में आपका अजीर्ण भोजन पड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरीके से जीर्ण नहीं हुआ है, पचा नहीं है, वो आंत के रास्ते को भी अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, और उससे एक विषैली गैस निकलती है। तो जिससे क्या होता है, हमारी मुंह से जो गैस निकलती है, डकार लेते हैं, वह भी बदबूदार होती है, और उसके बाद मल द्वार के रास्ते से भी जो गैस निकलती है वह भी बहुत ही बदबूदार होती है। और उसके साथ साथ वहां पर जो मल सड़ रहा है, अर्धजीर्ण भोजन, अजीर्ण भोजन, आधा पचा हुआ भोजन जो सड़ रहा है, वो गैस के साथ साथ उस चूंकि आंत के रास्ते को अवरुद्ध कर देता है, जिससे वो आंत भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। आंत कमजोर हो गई और गैस जो सारे शरीर में निकलेगी, पेट में भरी रहेगी, मल द्वार के रास्ते से निकलेगी, वो भी बहुत बदबूदार होगी, मुंह से निकलेगी, डकार लेंगे तो वो भी बहुत बदबूदार होगी। आप किसी के पास बैठेंगे, गैस मुंह से छोड़ेंगे तो भी बदबूदार होगी, मल द्वार के रास्ते से गैस निकलेगी वो भी बदबूदार होगी, तो आसपास का माहौल भी खराब होगा, कोई आपके पास बैठना नहीं चाहेगा। इसलिए भोजन को जो इस तरीके से करते हैं, अम्लीय फूड ज़्यादा लेते हैं, एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, और उसके साथ साथ चबाते नहीं हैं, भोजन को बहुत कम चबाते हैं, और भोजन के साथ पानी का व्यवहार करते हैं, उनके साथ यह समस्याएं होती हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें कब्ज हो जाएगा, क्योंकि भोजन पूरी तरीके से पचा नहीं है, और जो भोजन पूरी तरीके से पचता नहीं है, जलता नहीं है, वो जितना खाएंगे उससे ज़्यादा आप पैखाना करेंगे। क्योंकि किसी भी जगह आप देखिए, कूड़ा को, किसी भी वस्तु को आप जलाइए, लकड़ी ले लीजिए या कागज ले लीजिए, किसी भी चीज़ को आप जला दीजिए, और जलते हुए में आधा जल पाए और उसे में पानी डाल दीजिए, बुझा दीजिए, आप देखेंगे कि जितना वो सामान था जलने वाला, लकड़ी हो या कागज हो या पॉलीथीन हो, कोई भी चीज हो, उसका जो राख है उससे ज्यादा तैयार हो जाएगा। अगर वो पूरी तरीके से जल जाता है तो राख बहुत ही कम बचेगा। तो वैसे ही जब भोजन पूरी तरीके से जीर्ण नहीं होता है, पचता नहीं है, तब क्या होता है, हमारा जो पैखाना है वो जितना हम भोजन किए उससे ज्यादा होता है। तो ये तो हुए कारण, लेकिन अब यह होगा कैसे नहीं, इसकी चिकित्सा क्या है, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इसकी चिकित्सा सबसे पहले भोजन से ही यह बीमारी हुई है
इसलिए भोजन से ही इस बीमारी को ठीक करना है, पहली चिकित्सा। इसलिए सारी बीमारियों की पहली चिकित्सा, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनकी पहली चिकित्सा है कि भोजन को खूब चबा करके खाइए, कम से कम 32 से 40 बार चबाइए, भोजन पानी हो जाए मुंह में। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन को पीना है, इतना चबाना है कि वो पानी हो जाए, और पानी को खाना है, पानी को थोड़ी देर मुंह में रोकना है, उसके बाद अंदर ले जाना है, लेकिन भोजन के साथ पानी नहीं पीना है। और आयुर्वेद कहता है कि दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयः। निशांते माने दिनांते च पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में एक स्वस्थ आदमी को अगर हमेशा स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद का इस नुस्खे को अगर आप पालन करते हैं तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। दिन के अंत में दूध का प्रयोग करना, अगर दूध कभी भी पीते हैं तो रात में उसका उपयोग करना चाहिए। और भी दूध पिएंगे तो उसका तरीका है कि दूध को मुंह में ले जाएंगे और थोड़ा सा मुंह में लेंगे, बहुत ज्यादा भर के नहीं, और उसे जितनी देर आप भोजन चबाते हैं, 32 बार चबाने में जितना टाइम लगता है उतनी देर कोशिश करें कि मुंह में रोकें उस दूध को, उसमें लाल मिक्स करें, उसके बाद दूध को अंदर ले जाएं। इस तरीके से जब दूध पिएंगे तो दूध के पेट में थक्के बहुत छोटे जमेंगे। नहीं तो दूध भी एक कंप्लीट फूड है। आप पेट भर के खाना खा लिए, उसके बाद एक गिलास दूध भी तेजी से पी गए हैं, तो जब तेजी से पिएंगे तो उसमें लाल मिक्स नहीं होगी, तो उसमें बड़े बड़े थक्के जम जाएंगे। पेट में जाने के बाद बाहर से आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसके बड़े बड़े थक्के जम जाते हैं, तो पचने के लिए काफी हार्ड हो जाता है, आंत को काफी मेहनत करना पड़ता है। इसलिए दूध पिएंगे तो धीरे धीरे लाल मिक्स करके, दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयः। निशांते का मतलब रात्रि के अंत में, अर्थात सुबह, रात्रि जब खत्म हो जाती है तो सुबह हो जाता है। तो जब सुबह आप जगेंगे तो जगते ही सबसे पहला काम, जो ईश्वर को मानते हैं, सबसे पहले गुरु सकाश करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, शपथ लेंगे। उसके बाद एक उच्छेप मुद्रा है जो कि अभी हम आप लोगों को बताएंगे। उच्छेप मुद्रा, सीधा लेट जाएंगे पीठ के बल, और सांस बाहर निकाल के दोनों घुटने कस के सीने से सटा लेंगे, और उसके बाद झटके के साथ पैर को फेंक देंगे। 3-4 बार एक क्रिया करेंगे। उसके बाद पानी को पी लेंगे, 1 लोटा पानी। अगर तांबे के पात्र में आपने रात में रखा है तो बहुत अच्छा है। और वैसे ऊषा काल का पानी सबसे ज्यादा फायदा करता है। ऊषा काल का मतलब है कि आप पानी को ओस में रख दिए और उसमें ओस पड़ी है, खुले जगह में, खुले आसमान में, और उस पानी को जब आप सुबह पीते हैं तो पानी सुबह के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो सुबह का निशांते च पिबेत पयः कैसे पिएंगे? एक साथ पानी पी जाएंगे तेजी में, एक सांस में 1-1.25 लीटर पानी पी जाएंगे। वो पानी होता है जो हमारे रात भर हमने मुंह को नहीं चलाया, लाल की जो बहुत सारे पॉजिटिव एंजाइम्स थे जो इकट्ठे हुए हमारे मुंह में, वो सारे एक साथ अंदर चले जाएंगे, गले में यहाँ फंसेंगे नहीं, सीधा अंदर चले जाएंगे। तो मुंह की सफाई, गले की सफाई, और उसके साथ साथ पेट में प्रेशर क्रिएट करेगा वो पानी सुबह का, इसलिए कब्ज की समस्या नहीं होगी, पेट साफ हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ठंडा पानी लगा के आप टहलेंगे, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, और जिन्हें कब्ज की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी।
एक तो यह क्रिया, उसके बाद निशांते च पिबेत पयः, रात्रि के अंत में सुबह जो होगा वो पानी पिएंगे, और उसके बाद भोजनांते च पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में, भोजन माने दोपहर में जब हम भोजन करते हैं, सुबह का तो होता है ब्रेकफास्ट नाश्ता, दोपहर का होता है भोजन, तो भोजन के अंत में तक माने मट्ठा पिएंगे, दही का घोल, दही को मथ देंगे मथनी से, और उससे जो क्रीम निकलेगी उस क्रीम को निकाल देंगे, उसमें जीरा भूंज के जो पाउडर तैयार होगा पाउडर डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे, वह मट्ठा पिएंगे। तो अगर इसका रेगुलर इस तरीके से आप व्यवहार करते हैं तो कभी बीमार होंगे नहीं। उसके साथ साथ कुछ शारीरिक श्रम भी करना होगा और इसके साथ साथ भोजन को अल्कलाइन लेना होगा। फल, मूल, हरी साग सब्जी, सलाद का व्यवहार ज्यादा करना होगा, तो वो पचने में भी आसान रहता है। उसके साथ साथ जब एसिडिक ब्लड नहीं होगा तो हमारे जो रक्त को परिष्कृत करने वाले यंत्र हैं उनको कार्य ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो हमेशा अच्छे से कार्य करेंगे, रक्त को परिष्कृत करते रहेंगे, शुद्ध करते रहेंगे। और अल्कलाइन भोजन को पचने में, जैसे फल है, फल को पचने में आंत को बहुत ही कम मेहनत करना पड़ता है, एक प्रकार से ना के समान। इसलिए लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी उन्हें फल लिखते हैं, क्योंकि उनका पाचन तंत्र तो कमजोर हो जाता है, अच्छे से पचा नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बीमार है तो बेड रेस्ट में होंगे, इसलिए डॉक्टर उन्हें फल का व्यवहार लिखते हैं ताकि फल आसानी से पच जाएगा, बिना मेहनत किए भी पच जाएगा। बाकी भोजन करेंगे तो शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो पचेगा नहीं। तो फल, हरी साग सब्जी का व्यवहार ज्यादा करेंगे कम तेल में। ऐसा नहीं कि हरी सब्जी और खूब तेल दे दिए हैं तो उसे हरी सब्जी बेकार हो जाएगी, सब्जी का कलर दिखता ही नहीं है, तेल ही ऊपर से दिखता है, तो एसिडिक फूड हो जाएगा। कितना भी हरी सब्जी खाइए लेकिन एसिडिक फूड हो जाएगा। और उसके साथ साथ कम मात्रा में भोजन लेंगे। आयुर्वेद यह भी कहता है कि आधा पेट भोजन लेना है पेट की जितनी कैपेसिटी है उससे आधा भोजन लेना है, और खूब चबा करके खाना है, आधा खाना है, और जो आधा बचेगा उसमें 1/4 पानी के लिए, जो कि आधा एक घंटा बाद पिएंगे, और उसके बाद 1/4 हवा के लिए, ताकि आंत काम कर सके, घूम सके। अगर पूरा दाब देंगे तो आंत काम नहीं कर पाएगी, इसलिए हवा के लिए भी छोड़ना जरूरी है। यह आयुर्वेद का नियम है। अगर भोजन को भरपेट खाने की आदत है, गंदी आदत है, तब क्या करेंगे? झोलदार सब्जी का उपयोग करेंगे और मट्ठा पी लेंगे। तो आपको भोजन के अंत में तो आपको लगेगा कि पेट भर गया, लेकिन उसमें लिक्विड की मात्रा चूंकि ज्यादा होगी तो भोजन आसानी से पच जाएगा। आपको फील भी होगा कि हमारा पेट भर गया। और उसके साथ साथ कुछ आसन भी करेंगे। आसन भी कुछ हम बताएंगे। कुछ नुस्खे हैं जो कि जिन्हें अजीर्ण की बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, तो उन्हें क्या करना है? 1-2 नुस्खे जो कि गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने यौगिक चिकित्सा में बताया है, उसी को हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। और ये जो भी हम बोल रहे हैं उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान को आप लोगों के बीच में दे रहे हैं, और कुछ नहीं, हमारा अपना कुछ नहीं है। एक नुस्खा है, घरेलू नुस्खा, कि हींग को घी में भूंज लेंगे। हींग को घी में भूंजने के बाद उसके बराबर काला नमक उसमें मिला लेंगे और उसे रख लेंगे। भोजन के पहले उसे चाट लेंगे 1 चुटकी।
तो इस बीमारी में काफ़ी राहत मिलेगा। और उसके साथ साथ पुराने चावल का भात भी इसमें अच्छा काम करता है। 2-3 साल पुराना चावल हो, अगर 4-5 साल पुराना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो वो भात जो है इसमें अच्छा काम करता है। और जिन्हें कब्ज है उनके लिए दही उपयोगी है, वो दही का व्यवहार करेंगे। और जिन्हें दस्त आता है, दस्त वाले पेशेंट को मट्ठा का व्यवहार करना है चीनी के साथ। भैंस के दूध का घोल, भैंस के दूध का दही जमाना है, उसे मथना है, क्रीम निकालना है और उसमें चीनी मिला करके उसका उपयोग करना है, तो दस्त में अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ हर्रे और सौंफ। हर्रे जो पानी में डालेंगे जो ऊपर आ जाता है उसका औषधि में व्यवहार नहीं होता है, जो डूब जाता है उसका औषधि में व्यवहार होता है। तो हर्रे और सौंफ को पीस लेंगे और पीसने के बाद जो चूर्ण बनेगा उससे दुगुना काशी मिश्री एक होती है, पंसारी की दुकान में, आयुर्वेदिक दुकानों में मिल जाती है आसानी से। तो हर्रे सौंफ मिला करके उससे दुगुना काशी मिश्री का व्यवहार दोनों समय करना है, 1-1 चम्मच। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा है नारियल को छोटा छोटा काट लेना है और उसमें सौंफ मिला लेना है। तो सौंफ और नारियल भोजन के बाद भी उसको मुंह में रखेंगे, खूब चबाएंगे तो लार बहुत बन के अंदर जाएगी और उस भोजन को पचाएगा। दूसरा अजीर्ण माने जो भोजन पच नहीं रहा है उसे पचाएगा, अच्छे से पचा देगा, क्योंकि आप उसे खूब धीरे धीरे चबाएंगे, थोड़ी थोड़ी लार अंदर जाएगी। तो जो भोजन अंदर गया है उसे लार भी पचाने में मदद करेगा, पाचक रस और निकलेगा, भोजन आसानी से पच जाएगा। तो यह हुए कुछ नुस्खे। अब कुछ आसन भी हम बता देते हैं, आसन करके भी दिखा देते हैं, ताकि उन आसनों को करके दोनों समय आसन का रूटीन है। जिन्हें डिस्पेप्सिया की बीमारी है वो भोजन इस तरीके से करेंगे, हरी साग सब्जी का व्यवहार ज़्यादा करेंगे, तेल मसाला बहुत कम खाएंगे, मसाला में हल्दी, धनिया, हींग, जीरा, ये सब औषधि है, इसे मसाला नहीं कहते हैं। पैकेट वाले मसाले का व्यवहार बिल्कुल नहीं करेंगे। तेल शुद्ध खाएंगे, सरसों, मूंगफली, कोई भी जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो उसे शुद्ध खाएंगे। आपका रिफाइंड ऑयल, ये सब ऑयल नहीं खाएंगे। और बहुत ही कम तेल का व्यवहार करेंगे, तो ये बीमारी बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। और उसके साथ साथ कुछ आसन है, आसन करेंगे तो आसन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहला आसन है सुबह का, मॉर्निंग का आसन है। सबसे पहले उत्क्षेप मुद्रा करेंगे। आसन करके आप लोगों को दिखा देते हैं हम। सबसे पहले उत्क्षेप मुद्रा हमने बताया, सुबह उठते ही, उठने के बाद बिस्तर में ही एक बार कर लेना है। उसके बाद आसन करने के समय भी इसे करेंगे। सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे और सांस बाहर निकाल के दोनों घुटने ऐसे सीने से सटा लेंगे, कस के दबाएंगे और उसके बाद पैर को झटके के साथ फेंक देंगे। इस क्रिया को 3-4 बार करना है। और दूसरा है मयूरासन। मयूरासन हो सकता है सबसे ना हो, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो सबसे हो जाएगा। पेट से कोई सीख करके नहीं आता है। मयूरासन में हाथ को ऐसे रखेंगे और उसके बाद दोनों कोहनी ये सटा हुआ रहेगा। इस प्रकार से सबसे नाभि में दोनों कोहनी को लगाएंगे, दोनों कोहनी को नाभि से सटा लेंगे
और उसके बाद आगे की तरफ झुक जाएंगे। इस प्रकार से मयूरासन करना है। इसका ड्यूरेशन है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड एक बार करेंगे और इस तरीके से एक स्टेप हुआ, इसे 4 स्टेप करना है। 30 सेकेंड एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार 30 सेकेंड, फिर तीसरी बार 30 सेकेंड, फिर चौथी बार 4 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड। 4 स्टेप मयूरासन को करना है। उसके बाद एक है पद हस्तासन। पद हस्तासन बहुत अच्छा काम करता है, कब्ज में भी बहुत अच्छा काम करता है, उस बीमारी में भी बहुत अच्छा काम करता है। पद हस्तासन में सीधा खड़े हो जाएंगे, इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, जोड़ लेंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। एक हाथ ऐसे रहेगा, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ धीरे धीरे बाईं तरफ झुकेगा, सांस छोड़ते हुए 8 सेकेंड रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए अपनी अवस्था में आ जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे, 8 सेकेंड रुकेंगे, सांस लेते हुए इस प्रकार से आ जाएंगे। उसके बाद सामने की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन में सट जाएंगे। इसमें भी 8 सेकेंड रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए पीछे चले जाएंगे, जितना पीछे जा सकते हैं। और उसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। इस बार रुकना नहीं है, फिर सीधा हो जाना है। ये हुआ एक स्टेप। इस तरीके से 8 स्टेप करना है। सबसे पहले बाईं तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए 8 सेकेंड रुकेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे, फिर दाहिनी तरफ सांस छोड़ते हुए 8 सेकेंड रुकेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर 8 सेकेंड डाउन सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए पीछे चले जाएंगे और उसके बाद फिर डाउन होंगे लास्ट में। इसमें रुकना नहीं है, जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। एक स्टेप हुआ। इस तरीके से 8 स्टेप करना है। ये हुआ पद हस्तासन। उसके बाद है शयन वज्रासन। शयन वज्रासन सबसे पहले इसका भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छा आसन है, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, पैर इस तरीके से रहेगा, ये इस तरीके से, इसे कहते हैं घुटने दोनों सटे हुए रहेंगे और ये पैर इस तरीके से रहेगा, दोनों पैर। ये हुआ वज्रासन। और शयन माने लेट जाना है। इस तरीके से दोनों हाथ ये सिर के नीचे ऐसे बांध लेंगे। तीस सेकेंड इसको भी करना है। 4 स्टेप है। यह हुआ शयन वज्रासन। उसके बाद एक आग्नेय मुद्रा है। आग्नेय मुद्रा बहुत ही आसान है। ये सुबह का आसन हम बता रहे हैं, मॉर्निंग आसन। सीधा लेट जाएंगे, इसे आग्नेय प्राणायाम भी कहते हैं। मन को नाभि में रखेंगे और सांस धीरे धीरे अंदर खींचेंगे और सोचना है, मन को नाभि में रखना है, सोचना है कि एक एनर्जी आ रही है और हमारे नाभि में प्रवेश कर रही है। 8 सेकेंड सांस को रोकना है, फिर सांस धीरे धीरे छोड़ना है।
फिर सोचना है कि एनर्जी निकल के बाहर निकल जा रही है। ये एक स्टेप हुआ। इस तरीके से 8 स्टेप करना है। यह हुआ आग्नेय मुद्रा या आग्नेय प्राणायाम। यह सुबह का आसन हो गया। अब हम बता देते हैं शाम का आसन। शाम का आसन जिन्हें कब्ज है, जिन्हें कब्ज की समस्या है, उनके अलग आसन है। जिनका पतला पैखाना होता है, दस्त होता है, उनके अलग आसन है। तो जिन्हें कब्जियत है उनके लिए आसन सबसे पहले अग्निसार मुद्रा है। अग्निसार मुद्रा नाभि के पास इस प्रकार से नाभि के दोनों तरफ हाथ को रखेंगे। जिनका पेट बहुत बड़ा है तो ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। सांस बाहर निकाल के नाभि को अंदर ले जाना है, रीढ़ की हड्डी से सटा देना है, सटाने का प्रयास करना है। सब लोगों का नहीं भी सट सकता है। 8 सेकंड रुकेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। यह हुआ अग्निसार मुद्रा। इसको जो है 5-6 बार इससे स्टार्ट करेंगे। नाभि को अंदर ले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी से सटाने का प्रयास करेंगे। जिनका सट जा रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं सटता है तो प्रयास करना है। 8 सेकंड रुकेंगे, सांस लेते हुए बाहर आ जाएंगे। इसको 5-6 बार से स्टार्ट करना है, 5-6 स्टेप से। तो एक स्टेप हुआ, 5-6 स्टेप से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन बाद एक एक स्टेप बढ़ाना है। जब 10 स्टेप हो जाएंगे तो लगातार 10 स्टेप करना है। उसके बाद एक दीर्घ प्रणाम है। दीर्घ प्रणाम में इस प्रकार से बैठेंगे, पंजे ये ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे बैठेंगे। ऐसे बैठने के बाद दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, सांस छोड़ नीचे आएंगे। नाक और माथा जमीन में सटेगा। थोड़ा हमारा पगड़ी है इसलिए हो सकता है। सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से आएंगे और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। यह हुआ एक स्टेप। सांस छोड़ते हुए डाउन, 8 सेकंड रुकेंगे और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसको 8 बार करना है। इसके 8 स्टेप हैं टोटल। उसके बाद योगासन या योग मुद्रा। इस प्रकार से दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे पीछे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लिए। अब सामने की ओर वैसे ही सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, नाक माथा जमीन में सटेगा। 8 सेकंड रुकेंगे, सांस लेते हुए वापिस आ जाएंगे इस प्रकार से। यह हुआ योग मुद्रा। इसे भी 8 बार करना है। एक स्टेप हुआ, इसको भी 8 स्टेप करना है। और उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन में इस प्रकार से लेट जाएंगे पेट के बल, और हाथ को रखेंगे सीने के पास। सीने के पास दोनों बगल इस प्रकार से, जिस इधर हाथ रखे और इधर भी इस प्रकार से यह हाथ रखना है। अब सांस लेते हुए ऊपर उठना है। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, 8 सेकंड रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। नाभि जमीन में सटा हुआ रहेगा। यह हुआ भुजंगासन। यह हुआ शाम का आसन जिन्हें कब्जियत है।
अब जिन्हें दस्त आ रही है उनके लिए आसन बता देते हैं। सबसे पहले अग्निसार मुद्रा करेंगे। अग्निसार मुद्रा जो हमने बताया, इस प्रकार से नाभि को सांस बाहर निकाल के अंदर ले जाएंगे, 8 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसमें सांस का वैसे कुछ है नहीं, जरूरी नहीं कि सांस आप बाहर निकाल के करें। सांस आपकी नॉर्मल चल रही तब भी कर सकते हैं, लेकिन सांस अगर बाहर निकाल के करते हैं तो सुविधा होती है, बस ये बात है। ये वो अग्निसार मुद्रा। उसके बाद आग्नेय मुद्रा है। आग्नेय मुद्रा जो हमने लेट के बताया, सीधा लेट जाना है पीठ के बल, और उसके बाद सांस को, मन को नाभि में रखना है, सांस धीरे धीरे अंदर लेना है और सोचना है कि एक एनर्जी हमारी नाभि में प्रवेश कर रही है। 8 सेकंड रुकना है। जब सांस बाहर निकालेंगे, सोचना वो एनर्जी हमारे नाभि से निकल के बाहर चली जा रही है। एक स्टेप हुआ। इस तरीके से 5-6 स्टेप करना है। 2-3 दिन में एक स्टेप बढ़ाते रहना है। यह हुआ आग्नेय मुद्रा या आग्नेय प्राणायाम। अब उसके बाद एक है सर्वांगासन। सर्वांगासन भी करके बता देते हैं। शाम का आसन है जिन्हें पतला पैखाना होता है। सर्वांगासन में आप सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे पैर को उठाएंगे। इस प्रकार से सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन में पैर दोनों हमारे जुड़े हुए रहेंगे। पैर को बगैर मोड़े धीरे धीरे उठाना है। इस प्रकार से धीरे धीरे उठेंगे, गर्दन मुड़ी रहेगी, सीधे एकदम उठ जाएंगे। इसमें मैक्सिमम 5 मिनट तक रहा जा सकता है। कम से कम 2 मिनट तो करें ही। तो यह हुआ एक स्टेप, और इससे भी 3 स्टेप करना है। तो यह हो गए आसन। इन सुबह शाम आसन को और उसके साथ साथ जो हमने बताया विधि निषेध, भोजन कैसे करना है, और उसके साथ साथ कुछ चिकित्सा बताया, होम रेमेडीज, इसको करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। फिर अगले संडे हम अगले विषय के साथ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।